नमस्कार। जय भीम साथियों। अम्बेडकरनामा के 51वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे हैं भारत में आए हुए कैबिनेट मिशन की। तो कैबिनेट मिशन में डॉक्टर अम्बेडकर ने जो प्रस्ताव दिया उसकी चर्चा पे आएंगे बाद में। उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है जिसकी चर्चा मैं करना चाहता हूं। और ये पत्र है 7 जून 1945 को, जिस समय की विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध। उस समय का पत्र है जो उन्होंने लिखा था, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वॉवेल को लिखा था। तो ये पत्र जानना जरूरी है। इसलिए जानना जरूरी है कि इसमें अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री पीछे जाएंगे बैकग्राउंड में, तो 1935 से ही सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज हो गई थी और ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को हिस्सेदारी दी जाए एग्जीक्यूटिव में और विधायिका में, ये प्रक्रिया तेज हो गई थी। इसी संबंध में 1945 में मई जून के आसपास ब्रिटिश हुकूमत ने यह निर्णय लिया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। इसकी घोषणा हुई। तो इस संबंध में चूंकि अनुसूचित जातियों की संख्या उसमें बहुत कम थी, 15 सदस्यीय समिति थी, तो इस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने तत्कालीन वायसराय को पत्र लिखा था। वो पत्र मैं चाहता हूं कि पढ़ दूं आपको। वो लिखते हैं 7 जून 1945, डियर लॉर्ड वॉवेल, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अनुसूचित जाति के नेता के रूप में सम्मेलन के सदस्य के लिए आमंत्रित किया है, जो आपने कार्यकारी परिषद के इंडियनाइजेशन के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए आयोजित की है, कि जिस कॉन्फ्रेंस में एग्जीक्यूटिव काउंसिल की संख्या की घोषणा होती है, उस पर चर्चा होती है, उसमें अंबेडकर को इनवाइट किया गया था। मैंने आपको बताया था, आगे लिखते हैं, कि मैं कुछ कारणों से, जिनका यहाँ दोहराया जाना उचित नहीं है, आवश्यक नहीं है, आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता, स्वीकार करता हूं। फिर भी आपने एक वैकल्पिक नाम सुझाने के लिए मुझे कहा है, तो मैं आपके प्रस्ताव को नहीं ठुकरा सकता और मैं वैकल्पिक नाम सुझाने के लिए तैयार हूं। मेरे ध्यान में आने वाले विभिन्न नामों में से मैं राव बहादुर एन शिवराज BA LB के अलावा किसी और के नाम पर विचार नहीं कर सकता। वह अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन के अध्यक्ष हैं और केंद्रीय विधानसभा तथा राष्ट्रीय रक्षा परिषद के भी सदस्य हैं। यदि आप चाहें तो अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में, उनको प्रतिनिधि के रूप में, उन्हें सम्मेलन में आमंत्रित कर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने उठाया वो यह था, वो लिखते हैं कि एक मुद्दा और है जिसपे मैं समझता हूं कि इस समय आपका ध्यानाकर्षण जरूरी है। यह है कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन के लिए महामहिम की सरकार के प्रस्ताव में अनुसूचित जातियों को दिए गए अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के संबंध में है। 9 करोड़ मुसलमानों को 5 सीटें, 5 करोड़ अछूतों को 1 सीट और 60 लाख सिखों को 1 सीट। यह आश्चर्यजनक है और अनर्थकारी है। अनर्थकारी राजनीतिक गणित है जो मेरे जैसे न्याय संगत और सहज बुद्धि वाले व्यक्ति के विचारों के बिल्कुल विपरीत है। मैं इसका भाग नहीं बन सकता। यदि आवश्यकताओं को देखें तो अछूतों को यदि अधिक नहीं तो मुसलमानों के बराबर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अगर उनकी न्यूमेरिकल उनको आवश्यकताओं को छोड़ भी दें तो संख्या के आधार पर, आबादी के आधार पर अछूतों को कम से कम 3 सीट मिलनी चाहिए थी। तो इसके बजाय, इसके उल्टे, जो 15 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें महज 1 सीट मिला है। सो इस मामले में मैंने 5 जून को आयोजित कार्यकारी परिषद की बैठक में आपका ध्यानाकर्षण
किया था। 6 तारीख को सुबह बैठक में आपने प्रस्ताव के संबंध में परिषद के सदस्य द्वारा की गई आलोचना का क्रमवार उत्तर दिया था। मैं सहज उम्मीद करता था कि मैंने जो मुद्दा उठाया था आप उस पर भी कार्रवाई करेंगे, किंतु मुझे आश्चर्य है कि आपने इसे पूरी तरह नजरअंदाज किया और इसका कोई उल्लेख भी नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मैं इस बारे में स्पष्ट नहीं था, बहुत क्लैरिटी थी, मैं बहुत अधिक स्पष्ट था और आपके द्वारा उल्लेख न करने की भूल पर मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि या तो इस मुद्दे को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया, नहीं माना गया, इंपॉर्टेंट नहीं माना गया, या आपने सोचा कि मेरा उद्देश्य सिर्फ विरोध दर्ज कराना था और कुछ नहीं था, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था, ये आपने समझा। और मैं इस इंप्रेशन को मिटाना चाहता हूं और बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि यदि महामहिम की सरकार इस गलती को सुधारने में असफल रहती है तो मैं निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करूंगा। इसलिए यह पत्र लिखना मैं आवश्यक समझता हूं। यदि आगे लिखते हैं कि यदि ऐसा कोई प्रस्ताव कांग्रेस या हिंदू महासभा की ओर से आया होता तो मैं इतना असहज महसूस नहीं करता, किंतु निश्चय ही यह महामहिम की सरकार का है। यहां तक कि आम हिंदुओं की राय भी विधानसभा और कार्यकारी परिषद में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने के पक्ष में है। यदि आम हिंदू राय को सप्रू कमेटी के प्रस्ताव का मानक माना जाए तो महामहिम की सरकार के प्रस्ताव को डिटोरिएशन, अवनति समझा जाना चाहिए कि सप्रू कमेटी ने भी ज्यादा सीट रिकमेंड किया था। तो इस संबंध में सप्रू कमेटी का उल्लेख करते हुए, उनका आंकड़ा देते हुए लिखते हैं कि सप्रू कमेटी ने कहा है कि भारत शासन अधिनियम में सिखों और अनुसूचित जातियों को दिया गया प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से अपर्याप्त और अन्यायपूर्ण है तथा इसे पर्याप्त मात्रा में बढ़ाया जाना चाहिए। उनका प्रतिनिधित्व कितना बढ़ाया जाना चाहिए, यह बात संविधान तैयार करने वाली समिति पर छोड़ देना चाहिए। सप्रू कमेटी ने आगे लिखा है कि क्लॉज बी के बंदों के अनुसार संघ की कार्यपालिका इस रूप में एक कंपोजिट कैबिनेट होगी, है ना, एक मिला जुला कैबिनेट होगा, सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होगा और इसमें निम्नलिखित समुदायों का प्रतिनिधित्व होगा। अनुसूचित जातियों के अलावा हिंदू, अनुसूचित जाति अलग और हिंदू अलग, मुस्लिम, अनुसूचित जाति सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, ये सब उसमें सदस्य होंगे। दूसरी बात जो लिखी है सप्रू कमेटी की रिपोर्ट में, कार्यकारी परिषद में इन समुदायों का प्रतिनिधित्व जहां तक संभव है विधायिका में उनकी शक्ति का परिचायक है। मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना एक बात है और कैबिनेट मिनिस्टर बनना दूसरी बात है। तो कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे तो ये आपका शो करेगा कि कितना स्ट्रेंथ है, कि कितना एग्जीक्यूटिव में आप, विधायिका में आपका स्ट्रेंथ है। आगे लिखते हैं कि मैं यह बताना चाहूंगा कि कार्यकारी परिषद में मेरे 2 हिंदू साथियों ने आज सुबह आपको ज्ञापन दिया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि हिज मजेस्टी की सरकार, महामहिम की सरकार के प्रस्तावों में अनुसूचित जातियों को दिया गया प्रतिनिधित्व अपर्याप्त और अनुचित है। मुझे यह जानकर अत्यंत दुख पहुंचा है कि हिज मजेस्टी की सरकार ने अपने सब्जेक्ट्स के साथ, आश्रितों के साथ
अन्यायपूर्ण और अनैतिक तरीके से बर्ताव किया है और प्रबुद्ध हिंदू वर्ग की राय से भी अलग हटकर काम किया है। कि जो एनलाइटेंड हिंदू हैं वो भी थोड़ा लिबरल दिख रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो उसके भी उलट काम किया है। अतः मैं समझता हूं कि यह मेरा पवित्र कार्य है कि मुझे सभी संसाधनों, उपलब्ध साधनों और पूरी ताकत के साथ इसका विरोध करना चाहिए और विरोध मुझे करना है, पूरी ताकत से इसका विरोध करना है। इस प्रस्ताव का जो मतलब है एक तरह का डेथ नेल है, एकदम मृत्यु, अस्पृश्यों के लिए मृत्युनाद की तरह है। और पिछले 50 वर्ष में उनके उत्थान के जो काम किए गए हैं उन कामों के ठीक विपरीत है। यदि महामहिम की सरकार अछूतों का भाग्य हिंदू मुस्लिम गठबंधन को हस्तांतरित करना चाहे तो कर सकती है, किंतु मैं अपने लोगों को दबाए जाने के लिए इसका हिस्सा नहीं बन सकता। उस समय वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, लेबर मेंबर। किंतु मैं अपने लोगों को दबाए जाने के लिए इसका हिस्सा नहीं बन सकता। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यदि महामहिम की सरकार अपनी गलती को सुधारे और नई कार्यकारी परिषद में अछूतों को कम से कम 9 सीटें दे, यदि हिज मजेस्टी की सरकार इसके लिए तैयार नहीं है तो उसे यह जान लेना चाहिए कि यदि मुझे स्थान दिए जाने का प्रस्ताव ही मिला होता तो मैं नवगठित कार्यकारी परिषद का सदस्य नहीं बनता, मैं नहीं बनता। काफी समय से अछूत वर्ग अपने राजनीतिक अधिकारों को पूर्ण मान्यता दिलाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे कोई संदेह नहीं है कि हिज मजेस्टी की सरकार के निर्णय से वे हतप्रभ हो जाएंगे, रह जाएंगे। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि समस्त अस्पृश्य वर्ग, अनुसूचित जातियां विरोध प्रकट करने के लिए नई सरकार का सहयोग न करें, असहयोग कर दें नई सरकार का। मुझे विश्वास है कि उनका मोह भंग होने से रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। मेरा अनुमान है कि हिज मजेस्टी की सरकार के प्रस्तावों का यदि बदलाव नहीं किया गया, संशोधन नहीं किया गया तो यही परिणाम होगा, विरोध होगा, प्रतिरोध होगा। जहां तक मेरा स्वयं का संबंध है, मैं निर्णय ले चुका हूं कि मुझे क्या करना है। मुझे कहा जा सकता है कि यह कार्रवाई की अंतिम रूपरेखा नहीं है, फाइनल नहीं हुआ है, यह अंतरिम है, इंटरिम गवर्नमेंट है। यह केवल एक अंतरिम व्यवस्था है, इंटरिम अरेंजमेंट है। मैं अपने अनुभव से अम्बेडकर आगे लिखते हैं कि मैं काफी लंबे समय से राजनीति में हूं और यह जानता हूं कि रियायतें और सेटलमेंट्स, कंसेशन एंड सेटलमेंट्स जितने अधिक बार किए जाते हैं वे निहित अधिकार बन जाते हैं। और एक बार गलत समझौतों पर सहमति बन जाए तब वे भविष्य में होने वाले समझौतों का उदाहरण बन जाते कि ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हो रहा है, ये भविष्य में उदाहरण बन जाते हैं। अतः मैं यह अन्याय होते नहीं देख सकता। यदि मुझ में सही निर्णय लेने की क्षमता है तो मैं यह देख रहा हूं कि सीटों का यह वितरण, हालांकि यह इंटरिम व्यवस्था है, अस्थायी व्यवस्था है, अस्थायी व्यवस्था के तौर पर शुरू हुआ है, पर अस्थायी होने के साथ अंत पर पहुंचेगा कि जब परमानेंट सॉल्यूशन होगा तो अगर अभी सुधार नहीं किए तो अंत में भी यही रहेगा। अंतिम समय आने पर पछताने के बजाय मैं आराम से ही इसके विरुद्ध अपना विरोध दर्ज करता हूं। ऐसा हो सकता है कि महामहिम की सरकार मुझे और अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व को अनदेखा करे, परंतु
मुझे विश्वास है कि उचित केवल यही है कि हिज मजिस्ट्री की सरकार यह जान ले कि इस विषय में मैं क्या कहना चाहता हूं। अतः मेरा अनुरोध है कि आप कार्यकारी परिषद में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के मेरे प्रस्ताव को पेश करें, और यदि यह प्रस्ताव निरस्त कर दिया जाता है तो मेरी प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी महामहिम की सरकार को ब्रिटेन में पहुंचा दिया जाए कि अगर हमारी बातें को इग्नोर किया गया तो हम आंदोलन करेंगे और सरकार के साथ असहयोग करेंगे। तो ये चिट्ठी था। ये चिट्ठी मैंने इसलिए चर्चा की क्योंकि एक भी दिन अम्बेडकर खाली नहीं बैठे हैं। वो हर दिन कुछ न कुछ शेड्यूल कास्ट जितने लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगातार वो लड़ते रहे। तो ये बैकग्राउंड है, और इसके बाद जब जो कैबिनेट मिशन आया है तो उसमें चर्चा करेंगे कि उन्होंने शेड्यूल कास्ट की तरफ से जो मेमोरेंडम सबमिट किया था उसमें क्या क्या था, यह जानना भी दिलचस्प होगा। तो साथियों, चलिए धीरे धीरे कारवा बढ़ता जा रहा है। 51 है और जल्दी 100 एपिसोड भी पूरा करेंगे, और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 200 भी होगा, 500 भी होगा। अपने देखिए, एपिसोड को देखिए और दिखाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, कम से कम व्हाट्सएप है आपके पास, ट्विटर पे हैं आप, तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए कि जो कई घंटों का मेहनत 20 मिनट 30 मिनट के बीच आपके सामने रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा पर्पस यही है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सूचनाएं पहुंचेंगी तो वे अवेयर होंगे, और अवेयर होंगे तो वो सरकारों से भी सवाल पूछेंगे, अपने नेताओं से भी सवाल पूछेंगे। तो हमारा पर्पस यह है कि सवाल पूछने वाले लोगों का एक बड़ा समूह तैयार, बड़ा समूह। अगर संविधान में प्रदत्त अधिकार छीनते जा रहे हैं तो उसका कारण सिर्फ यही है कि हमने सवाल पूछना छोड़ दिया है। सवाल जब तक पूछेंगे नहीं, एमएलए एमपी के पास जाइए तो मैं व्यक्तिगत काम के लिए मैं कभी नहीं जाता। मैं जब भी जाता हूं तो समुदाय के काम के लिए जाता हूं। मेरा व्यक्तिगत कोई काम नहीं होता है, नो ट्रांसफर पोस्टिंग। इसीलिए व्यक्तिगत काम छोड़िए और नेताओं से सवाल पूछिए कि ये हजारों सैकड़ों और लाखों मजदूर सड़क पे जा रहे हैं, तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है, नेता की क्या जिम्मेदारी है। सब काम अगर समाज सेवी संस्थाएं कर लेंगी, अगर सोशल एक्टिविस्ट कर लेगा, तो फिर सरकार किस लिए है, पार्लियामेंट किस लिए है, लाखों करोड़ का बजट किस लिए बनता है। तो ये सवाल पूछने वाले जब हमारे पास एक बड़ा समूह होगा तभी आंदोलन तेज होता है। सिर्फ मुद्दा हो जाने से और सिर्फ नारा लगा लेने से ये माहौल नहीं बनता है कि जब तक कि वैचारिक स्पष्टता नहीं हो कि आखिर हम फॉर व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, ये सब मुद्दे हैं। ये सब जब सवाल पूछेंगे तो जाहिर है कारवा आगे बढ़ेगा। शुक्रिया साथियों, अगले एपिसोड में मुलाकात होती है। थैंक यू।